भारतीय शिक्षण मंडल अवध प्रांत के युवायाम द्वारा आयोजित इस भारत एवं युवा कर्तव्य और अपेक्षाएं ऐसी 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में मेरे साथ हम सब के मार्गदर्शक और भारतीय शिक्षा मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विश्व प्रख्यात विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के माननीय कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित जी, भारतीय शिक्षा मंडल के शैक्षिक प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय सह प्रमुख डॉक्टर दिलीप जी, राष्ट्रीय कोष प्रमुख देवेंद्र पवार जी, अवध प्रांत के अध्यक्ष राजीव नयन जी, मंत्री पाठक जी और इस संगोष्ठी का संचालन कर रहे ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता और युवायाम के प्रांत के संयोजक आदर्श ऋषभ जी, प्रांत की सह संयोजक डॉक्टर कविता श्रीवास्तव जी और इस विश्वविद्यालय के जो सम्मानीय आचार्यगण इस संगोष्ठी के माध्यम से जो संगोष्ठी में सहभाग कर रहे हैं और ऐसे युवा विद्यार्थी जन, इन सबको मैं नमस्कार करता हूं। कल 2 दिन से भारत एवं युवा कर्तव्य और अपेक्षाएं इस विषय पर विमर्श चल रहा है और हम सब लोग उसको सुन रहे हैं और वास्तव में 2 दिन का जो ये कार्यक्रम है अपने सार्थकता को सिद्ध करने की ओर आज अग्रसित हो रहा है। भारत की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो भारत की लगभग 66% आबादी युवा है और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। और कुछ गत वर्षों में हमने देखा है कि भारत के युवा में एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। जागरण कैसा कि आज भारत का युवा नौकरी की चिंता न करते हुए अपने आजीविका चलाने के साधन को जुटाने की स्वार्थ में उस स्वार्थ को दूर करते हुए और अपने कैरियर की चिंता को छोड़ते हुए किसी न किसी विचार को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी परिवर्तन की आकांक्षाओं को लेकर आज वो हम सबके मध्य खड़ा हुआ है और किसी न किसी आंदोलन में भाग लेकर अपनी सहभागिता दिखाता है। लेकिन कभी कभी जब हम देखते हैं कि भारत का युवा, मतलब जिसका पोषण भारत माता करती है, सारी सुख सुविधा उसे भारत से मिलती है और वो युवा भारत विरोधी नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बातें करता है। और जब ये ऐसा भारत का युवा बोलता है और करता है और हमें देखने को मिलता है तो वास्तव में हमें अत्यंत दुख भी होता है और हृदय में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारत का युवा जो भारत में रहता है, भारत जिसका पोषण करता है, वो युवा ऐसी बात क्यों कर सकता है। जिस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे युवा, हमारे क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अन्य अन्य क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, उनके 4 पुत्र, 2 पुत्रों का बलिदान पहले हुआ, 2 पुत्रों को बाद में औरंगजेब ने पकड़ लिया और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उनसे कहा उन्होंने, और धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको कितने प्रकार की यातनाएं दी। उनको पकड़ के उनको दीवार में चिनवा दिया और जब दीवार में उनको चिनवा रहे थे तो उनसे पहले ये भी कहा, एक भेड़ को उनके सामने रखकर ये कहा कि भेड़ की खाल उखाड़ कर ऐसे तुम्हारी खाल हम उखाड़ देंगे। लेकिन उन्होंने भारत माता की जय करते हुए, अपने पिता की जय करते हुए, अपने राष्ट्र की जय करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, हमारी भारत माता के लिए है और हंसी खुशी वो बलिदान हो गए। उनको जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। आप सोचिए, विचार करिए, एक जिंदे व्यक्ति को दीवार में चिनवा दिया जाए, उसके पास वायु, हवा
हवा ना हो सांस लेने के लिए, कैसे उसकी मृत्यु हुई होगी। दोनों भाई, जब छोटा भाई था, छोटे भाई के जब सिर तक दीवार आई तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। छोटा भाई कहता है कि भाई क्यों रोते हो? छोटा भाई कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम्हारे सिर तक ये दीवार आ गई है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारा जन्म मेरे बाद हुआ, लेकिन तुम्हारा बलिदान मुझसे पहले हो रहा है। इस प्रकार का बलिदान ये भारत का था। और कहीं ना कहीं जब उनकी आत्मा ये देखती होगी कि भारत का युवा, भारत का व्यक्ति, भारत का विद्यार्थी भारत विरोधी बातें करता है, तो उनको कितना कष्ट होता होगा। और ये प्रश्न आज हम सभी युवाओं के बीच में रहना चाहिए। आखिर क्यों हमारा युवा ऐसी बातें करता है? क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि जो आंदोलन हमारे युवाओं ने, विद्यार्थियों ने किए, उस आंदोलन को ना ही कोई दिशा थी, ना ही कोई दशा मिली। और जो उनको नेतृत्व करने वाले थे, उनका जो नेतृत्व करने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं दिशा विहीन थे। उनको कोई दिशा नहीं थी, उनके पास कोई दिशा नहीं थी, उन्होंने कोई दिशा नहीं दी। कल एक विषय आया वायु का। युवा को अगर हम ऐसे पढ़ें, युवा का जो शब्द है युवा, युवा, वा को पहले और यु को बाद में वायु। और जब हम देखते हैं वायु जब नियंत्रित होती है और वायु जब शीतल होती है, तो वायु बहुत ही आनंद देती है, और वायु बहुत ही आनंद देने के साथ शीतलता प्रदान करती है। लेकिन वायु जब अनियंत्रित हो जाती है तो वो जीवन को नष्ट कर सकती है, संपूर्ण जीवन को नष्ट कर सकती है, एक प्रलयकारी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार आज के युवा को दिशा देने की आवश्यकता है, दशा देने की आवश्यकता है, और उसका सही मार्गदर्शन करने के साथ उसको सही दिशा देने की आवश्यकता आज हमें लगती है। भारतीय शिक्षा मंडल ने अभी गत वर्ष 2016 में युवायाम का कार्य प्रारंभ किया। राष्ट्र भाव के साथ बौद्धिक योद्धा तैयार करना, तर्कपूर्ण विमर्श के साथ रिसर्च करे, शोध करे। आज का विद्यार्थी अच्छा लेखन, अच्छा विवेचन करने में समर्थ, ऐसे विद्यार्थियों को, युवाओं को इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनको साधन प्रदान करना, और साधन प्रदान करने के बाद उनको समाज में स्थापित करना, ये युवायाम का ध्येय है। हम सभी जानते हैं कि हमारे युवा बंधु विभिन्न क्षेत्रों में आज कार्य करते हैं। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, और कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ न्याय विभाग में काम करते हैं, और कुछ डॉक्टरी क्षेत्र में काम करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। और हमारा जब युवा वैज्ञानिक है, युवा वैज्ञानिक ये कहता है कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने इतने कम वर्ष में, इतने कम आयु में मैंने 150 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, और मेरा इंटरनेशनल पेपर है, मेरे नेशनल पेपर है। तो क्या उसका कर्तव्य पूरा हुआ? इस राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका, उसके इस राष्ट्र के प्रति जो, इस राष्ट्र को, इस भारत माता को जो अपेक्षा है, क्या वह उसने पूरा किया? मुझे लगता है कि शायद केवल 150 रिसर्च पेपर लिख देना, और केवल नेशनल पेपर लिख देना, केवल इंटरनेशनल पेपर पढ़ देना, ये उसका कर्तव्य पूरा नहीं होता। एक अच्छा वैज्ञानिक अपने जैसे कितने वैज्ञानिक खड़े करता है, जो राष्ट्र प्रेरित, जो राष्ट्र समर्पित रिसर्च करें, शोध करें। और ऐसा वैज्ञानिक खड़ा करने से पहले वो वैज्ञानिक खड़ा करता है, लेकिन कितने लोगों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करता है, यह भी एक विषय है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रारंभिक समय में जब उनको मिसाइल का काम दिया गया और उनको एक यंत्र डेवलप करना था, तो उनके समझ में नहीं आ रहा उनको करना क्या है, करना कैसे है। तो उस समय एक वैज्ञानिक थे उनके सीनियर, सतीश धवन जी, वो उनके पास गए। बहुत व्यस्त रहते थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उस समय के। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब उनके पास गए तो उनसे कहा, सर ये जो करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है, ये यंत्र डेवलप कैसे करना है। सतीश धवन जी बहुत व्यस्त होने के कारण भी उनसे कहते हैं कि अब्दुल कलाम तुम शनिवार को 2 से 3 बजे मेरे पास आया करना, हम 1 घंटे डेली बैठा करेंगे, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। सतीश धवन जी के पास वो सप्ताहों तक जाते हैं, और सप्ताहों तक वो उनको 1 घंटे बताते हैं और समझाते हैं कैसे करना है, क्या करना है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समझ में आता है क्या करना है, कैसे करना है, यंत्र डेवलप कैसे करना है। सतीश धवन जी उसको 1 घंटा पढ़ाने के लिए 6 से 7 घंटे पढ़ते थे। और जो नए नए आविष्कार जो भारत में हो रहे थे या देशों में, अन्य देशों में हो रहे थे, उसका भी अध्ययन करते थे और उसको भी बताते थे, वो उनको कहते थे और समझाते थे। और जब कहीं ना कहीं जब ऐसा जब अपना युवा वैज्ञानिक करता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी धन्यता, अपने जीवन की धन्यता अनुभव होती है। और इस प्रकार सतीश धवन जी ने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। हमारे युवा शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, अच्छे शिक्षक हैं, मैं अच्छा शिक्षक हूँ, इस प्रकार से वो कहते हैं। मैं अपना समय से क्लास लेता हूँ, समय से पाठ्यक्रम पूरा करता हूँ। क्या शिक्षक का यही दायित्व है, क्या यही कर्तव्य है? मुझे लगता है शिक्षक का कर्तव्य केवल यही नहीं है, केवल पाठ्यक्रम करा देना, केवल क्लास अपनी समय से ले लेना, विद्यालय महाविद्यालय में समय से पहुंचना, केवल यही अपना दायित्व नहीं है। उसका कर्तव्य अपने विद्यार्थी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति भी है। विद्यार्थी के प्रति ऐसे कि वो कितने विद्यार्थियों के हृदय में प्रवेश कर कर, कितने विद्यार्थियों के साथ मिलकर उसके अंदर जो गुण है उसका गुण उसने बताया। वो शिक्षक उस गुण को बताता है और कहता है कि विद्यार्थी, हे युवा, आपके अंदर ये गुण है, आपको यह करना चाहिए। उसका वास्तविक जीवन का जो मार्गदर्शन करता है, जब ऐसा करता है तो वास्तव में शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी धन्यता अनुभव करता है। और एक शिक्षक किसी अच्छे विद्यार्थी को, जो सर्वोत्तम विद्यार्थी है, जो विद्यालय का, महाविद्यालय का, अपनी कक्षा का जो सर्वोत्तम विद्यार्थी है, उसको कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करता है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं उस शिक्षक को अपनी धन्यता प्राप्त होती है। आज हमारा एडवोकेट, वकील वकालतनामा करते हैं, वकालत करते हैं, अच्छी वकालत करते हैं। मैं अच्छी प्रैक्टिस करता हूं, जब मैं बोलता हूं तो दूसरा वकील मेरे सामने बोल नहीं पाता, ऐसा बोलते हैं। अच्छा है, लेकिन क्या जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्या जो सच है और दुख, जो सच है और झूठ है, क्या वो उसको आप बताते हैं? क्या जो एडवोकेट है उसको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आप ये केस हार जाएंगे, नहीं ये केस आप जीत नहीं पाएंगे? लेकिन आप फीस की लालसा में, वो युवा एडवोकेट फीस की लालसा में केवल उससे झूठ बोलकर उससे केस डलवा देता है और वो बाद में केस हार जाता है। उसको केस हारने के बाद में वो बार बार चक्कर लगाता है कि नहीं, ये अगली डेट को, अगली डेट को, अगली डेट को। क्या ये सही है? यह वास्तव में आज सोचने की आवश्यकता है। और जब वास्तव में वो सच और झूठ बताकर एडवोकेट अच्छा काम करता है, वकील बताता है, उसको अपने क्लाइंट को बताता है, तब उसको कहीं ना कहीं धन्यता अनुभव होती है। आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता युवा बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक जीवन में कार्य करते हैं। लेकिन जब सामाजिक जीवन में कार्य करते हैं तो कभी कभी अखबारों में अपने फोटो निकलवाते हैं, फोटो निकलवाने के साथ अपने एनजीओ के फोटो निकलवाते हैं, एनजीओ के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन उस एनजीओ के माध्यम से आप करते क्या हैं? उस एनजीओ के माध्यम से केवल आप वर्ष में 40 से 50 गरीबों को आपने भोजन करा दिया, क्या यही केवल समाज सेवा है? क्या ये सामाजिक कार्यकर्ता का ही केवल इतना इतना ही कर्तव्य है? यह सोचने की आवश्यकता है। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जब कोई सामाजिक व्यक्ति इस सबसे हटकर ये करता है कि अपने जो आजीविका नहीं चला सकते ऐसे गरीब, या ऐसे जो अपने आजीवन को चलाने के लिए जो प्रयास करने में विफल हो रहे हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों को ढूंढकर, ऐसे कुछ व्यक्तियों को आजीविका चलाने के लिए अगर छोटा सा प्रयास करते हैं, अगर 50 से 60 व्यक्तियों का हम आजीवन चलाने के लिए कोई छोटा सा प्रयास भी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन धन्यता अनुभव करता है। हम सभी जानते हैं कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी जब इस देश में पहली बार आए, 1897 में, और समुद्र के रास्ते से आए, वो किस प्रकार भारत की धरती पर आके भारत की माटी को चूमते हैं, भारत की जो वहाँ मिट्टी थी उस मिट्टी में लोट-पोट होते हैं। ऐसी देशभक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ देखने को मिलती है। और वहाँ राजा, महाराज, सब लोग, जमींदार, युवा और भारत के वासी सब लोग उनका सम्मान करने के लिए आए, उनका स्वागत करने के लिए आए। और वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज से 1857 से आज से हमें भारत माता के पूजन के कार्य में लग जाना चाहिए, भारत माता के चिंतन के कार्य में लग जाना चाहिए। और जब उनका
युवा अपना उनका उद्बोधन सुनते हैं और उनके कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कितने क्रांतिकारी उनके उद्बोधन से प्रेरणा लेकर खड़े होते हैं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अन्य अन्य क्रांतिकारी आते हैं और कितना कार्य वो करते हैं। स्वतंत्र कराने के लिए देश का अपना जीवन का बलिदान कर देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आज फिर से इस कोरोना के संकट काल में और जो आजकल कुछ नाम लेता हूं मैं चीन का, चीन देश जो कर रहा है, ऐसे इन अन्य देशों को अपना आज सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता है, अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता है इनको। हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बार जापान गए और जापान में जब वो टैगोर टोक्यो यूनिवर्सिटी में जब उनका व्याख्यान था तो वहां के विद्यार्थियों ने ये कहकर मना कर दिया कि जो देश परतंत्र है उसका व्याख्यान हम कैसे सुन सकते हैं। आध्यात्म के विषय पर वो बोलने वाले थे, वहां के विद्यार्थियों ने ये कहकर मना कर दिया। इसलिए आज हमें अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता है, हमें सामर्थ्यवान बनने की आवश्यकता है। आज हमारे युवा को सोचना है, करना है, कैसे करना है, क्या करना है, रिसर्च करना है, शोध करना है, अनुसंधान करना है, नया कुछ अन्वेषण करना है। आज इतने सारे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर चीन के भारत ने हम सब ने उपयोग करना बंद कर दिया। वो कौन बनाएगा? वो भारत का युवा बनाएगा। जब हम ये सब करेंगे दूसरे देशों को देंगे, हम दूसरे अन्य देशों से नहीं लेंगे, हम खुद बनाएंगे। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है और जो चीन है, चीन की जो योजना है, जो योजना रचना है उसकी वो विस्तारवादी है। इसलिए जो भारत की जो कल्याणकारी नेतृत्व आज पूरा विश्व देख रहा है और उस नेतृत्व, इस कल्याणकारी नेतृत्व को कौन करेगा? वो भारत का युवा करेगा। भारत के युवा ने देश को क्या दिया, यह भी हमें गौरव करने की आज आवश्यकता है। भारत के प्रति गौरव, आज भारत के प्रति गौरव क्यों नहीं है? मैं पुरानी बातों पर नहीं जाता कि भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया। भारत की उन्नत ज्ञान परंपरा, भारत का उन्नत साइंस, विज्ञान, ये सब था। लेकिन आज क्या है? आज भारत का युवा क्या कर रहा है? बिल गेट्स भारत में आता है, इतनी बड़ी कंपनी का वो मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट, और वो बिल गेट्स भारत में आता है और भारत से कहता है, भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है कि जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है, आज इतनी बड़ी आज उसकी आर्थिक स्थिति है, वो भारत के युवा के कारण है। वो भारत का जो युवा है, वो भारत के युवा ने जो काम किया है, वो भारत के जो कंप्यूटर इंजीनियर ने जो काम किया है, भारत के जो इंजीनियर ने काम किया, उसके कारण माइक्रोसॉफ्ट है। ये हमें सोचने की, समझने की आवश्यकता है। कल से एक बहुत अच्छा विषय चल रहा है, लक्ष्य। व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है? ये पिछले सत्रों में अपने अपने वक्ताओं ने ये विषय रखा और बहुत अच्छे प्रकार से रखा। वास्तव में अगर जब जीवन का लक्ष्य ही हमें पता नहीं है, जब जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो जीवन बिना लक्ष्य के जीवन क्या है? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 वर्ष की आयु में उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा आईसीएस बने, जिनको आज आईएएस बोलते हैं आजकल, वो आईसीएस बने। वो आईसीएस बनने के लिए वो उनको हॉस्टल भेजते हैं। हॉस्टल में 13 वर्ष की आयु में वो सुभाष अपनी माता को चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि हे माँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य जिन्होंने मेरे देश को परतंत्र किया है, ऐसे अंग्रेजों की सेवा करना है, उनकी नौकरी करना है? हे माँ, मेरा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा आईएएस बने। उन्होंने वो परीक्षा निकाली और उस परीक्षा में प्रथम आए। वो आईएएस बने, लेकिन वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उनका लक्ष्य ये नहीं था। और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। हारे हुए युद्ध बंदियों को उन्होंने एकत्रित कर आजाद हिंद सेना बनाई और कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, हम सभी जानते हैं। आदि शंकराचार्य, किस प्रकार आदि शंकराचार्य बने? बहुत ही अल्प आयु में, 3 से 4, 4 से 5 ऐसी उनकी आयु थी। उस समय वो एक भोर में वो उठे हुए थे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी माता कहती है, जागृत शंकरा जागृत, जागो शंकरा जागो। वो शंकराचार्य कहते हैं, मैं तो जाग गया माता, मैं जागा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। वो फिर से कहती है माता
जागृत शंकरा जागृत, वो कहती है मैं जागा हुआ हूं, वो फिर से कहती है जागृत शंकरा जागृत। शंकराचार्य मन में सोचते हैं मेरी माता मुझसे बार बार क्या कह रही है, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, मैं सोया नहीं हूं, मैं जागा हुआ हूं, ये कैसे माता कहती है। और जब उसे अपने जीवन का, शंकराचार्य को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है और इतनी ही अल्प आयु में वो निकल कर वो कैसे आदि शंकराचार्य बने, ये हम सब जानते हैं। मित्रों, आप सभी युवा हैं, युवा क्षेत्रों में काम करते हैं, विद्यार्थी हैं, युवा अध्यापक हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या ऐसे अन्य अन्य क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं। लेकिन यदि आपकी शिक्षा, आपका शिक्षक, तो आपकी वकालत, आपकी डॉक्टरी अगर राष्ट्र समर्पित नहीं है, भारत के नहीं है, या इस राष्ट्र के लिए नहीं है, या इस राष्ट्र के लिए कोई इसका मूल्य नहीं है, तो वह आपकी शिक्षा या आपकी डॉक्टरी या आपका शिक्षक तो बिल्कुल व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है, अगर वो राष्ट्र के लिए नहीं है। एक छोटा सा विषय मैं कहकर समाप्त करता हूं। हमारे कुछ युवा साथी या कुछ युवा बंधु ऐसा कहते हैं कि भारत में संसाधन नहीं है, भारत में रिसोर्स नहीं है। और अभी कुछ लोगों ने शोर करना शुरू किया कि कोरोना संकट में तो रिसोर्स की और कमी आ गई, संसाधन और कम हो गए। लेकिन एक व्याख्यान जब चल रहा था यहाँ ब्रज प्रांत में, आगरा में, तो उस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी थे। उन्होंने एक वाक्य कहा कि सबसे बड़ा जो संसाधन है वो युवा ही है। युवा में जो भारत में रहने वाला युवा है वो सबसे बड़ा संसाधन भारत के लिए है। अगर ये संसाधन रूपी युवा दूसरे अन्य देशों में न जाकर इसी देश में रहे तो हमें किसी भी संसाधन की या रिसोर्स की कोई आवश्यकता नहीं। ये युवा ही संसाधन है। एक समय जब हमारे ऊपर, जब हमने पोखरण परीक्षण किया, उस समय चीन ने, अमेरिका ने हम पर रोक लगा दी थी, और उस समय सुपर कंप्यूटर हमको आवश्यकता थी, और उस समय अमेरिका ने देने से मना कर दिया, रूस ने देने से मना कर दिया, चीन ने कहा रूस से, इसलिए रूस ने चीन के दबाव में आकर हमको सुपर कंप्यूटर नहीं दिया। उस समय बहुत बड़ा एक गंभीर विषय आया, बहुत कठिनाई का विषय था। और उस समय विजय भटकर जी अपने कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे, उनसे कहा गया कि अब ये कैसे होगा। विजय भटकर जी ने कहा अपना बना लेते हैं, अपना सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं। तो वहां के जो कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ आईएएस लोग थे, वो उन पर हंसे, क्या आप मजाक करते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या, भारत में इतने रिसोर्स है क्या, इतने संसाधन है क्या। विजय भटकर जी ने कहा कि हम बना लेंगे। उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा, बोले जितना आप वहां से मंगाएंगे उससे कम खर्चा आएगा। कितना समय लगेगा, जितना आप वहां से जितने समय मंगाएंगे उससे कम समय लगेगा। और विजय भटकर जी ने, हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर बनाया, कितने कम संसाधनों में रहकर उन्होंने कंप्यूटर बना दिया। ये भारत का संसाधन है, भारत का युवा ही भारत के लिए संसाधन है। आइए हम सभी लोग इन बातों को ध्यान में रखकर युवा क्या कर सकता है और क्या अपने जीवन को जो लक्ष्य है उसको भारत केंद्रित बनाकर भारत के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकता है। इस प्रकार की योजना के साथ हम सभी लोग काम करें। भारत की मिट्टी ही मेरा स्वर्ग है और भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। इन स्वामी विवेकानंद के वाक्यों को हम याद करें, मनन करें। इसी के लिए साथ मेरा नमस्कार।